नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका कलेक्टर जी पर। माना कि ज़िंदगी की राह आसान नहीं है, फिर भी मुस्कुरा कर चलने में नुकसान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स। आज है 6 मार्च 2023। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी। वुमेन IPL 2023 में फ़ाइनल मैच मैंने बताया था कि मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होगा। DY पाटिल स्टेडियम में नहीं होगा, ब्रेबॉर्न में होगा। तो सॉरी, गलती हो गई थी मुझसे। पहला प्रश्न है, हाल ही में NTPC द्वारा भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर कहाँ बनाया गया है। ऑप्शंस हैं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका आंसर है झारखंड। झारखंड के उत्तर कर्णपुरा में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू कर दिया गया है। NTPC ने 660 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र का संचालन किया। कंडेंसर का लाभ ये रहता है कि इससे जल संरक्षण में काफ़ी मदद मिल जाती है। लगभग 1/3 भाग जल का संरक्षण हो जाता है। यहाँ पे किस कंडेंसर की बात हो रही है? एयर कूल्ड कंडेंसर की। देखिए यहाँ पे लिखा है एयर कूल्ड कंडेंसर। तो झारखंड में एयर कूल्ड कंडेंसर ही लगा है NTPC के द्वारा, जो कि भारत का पहला है। अब यहाँ पे कंडेंसर एक्चुअल में होता क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो वो हम लोग अपने घर पे ही देखते हैं। रेफ्रिजरेशन में जो यूज़ होता है, उसमें क्या होता है कि गर्मी को, उसमें भी कंडेंसर लगा होता है। वो गर्मी को बाहर निकाल देता है और अंदर के माहौल को पूरा वो ठंडा रखता है। ठीक वैसे यहाँ पे पावर प्लांट में अब क्योंकि कंटिन्यू कोयला जलना है, फिर बिजली बनेगी, बिजली प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके लिए वहाँ पे कंडेंसर्स लगे होते हैं। तो 2 टाइप के तो कंडेंसर होते हैं, एक होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, एक होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एयर कूल्ड कंडेंसर की। ठीक है। अब एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है? हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है वातावरण को। जबकि वाटर कूल्ड में क्या होता है? वाटर का यूज़ किया जाता है ठंडा करने के लिए। तो जहाँ पे वाटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जल का यूज़ तो हो गई, और एयर कूल्ड में एयर का यूज़ किया जाता है। उससे क्या होगा? जल संरक्षण। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। NTPC की बात कर लेते हैं। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है गुरदीप सिंह। अगर बात की जाए झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं राधा कृष्णन। और यहाँ के बहुत ही प्रख्यात क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, महेंद्र सिंह धोनी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के 3 जिलों में कौन कौन से ज़िले हैं? मयूरभंज, केओंझर, देवगढ़ में सोने की खान मिली है। अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि सोने के भंडार में सोने की मात्रा कितनी है। जैसे इससे पहले जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के भंडार पाए गए थे। तो वहाँ हमने पता किया था कि 59 लाख टन के आसपास लिथियम के भंडार हो सकते हैं। लेकिन अभी उड़ीसा में पुष्टि नहीं हुई है कि सोने की मात्रा कितनी है। और ये पुष्टि किसने की है? GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ये पुष्टि की है कि वहाँ सोने की खदान मिल सकती है। बात करें अगर GSI की, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1851 में, मतलब कि ब्रिटिश भारत में। इसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि उड़ीसा की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल। यहाँ पे क्लियर अगर दिखाई दे तो ये है देवगढ़, ये है केओंझर और ये है मयूरभंज। यहाँ 3 जगहों पे सोने की खदानें मिली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा कौन सा अभ्यास संयुक्त रूप से किया जाएगा? ऑप्शंस हैं फ्रीडम शील्ड, वॉरियर शील्ड, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। अमेरिका और साउथ कोरिया के द्वारा फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए अमेरिका की,
तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमेरिका का फ्लैग है, अमेरिका का झंडा है। तो यहाँ पे जो ये स्टार बने होते हैं अमेरिका के झंडे में, 50 स्टार्स बने होते हैं जो कि अमेरिका के 50 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और यहाँ पे 50 सितारे हैं जो 50 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात की जाए दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यूं सुक यूल। यह है साउथ कोरिया का फ्लैग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च। तो इसका आंसर है 4 मार्च। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है 4 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी 1966 में और इसके 6 साल बाद 1972 को ये घोषणा की गई कि 4 मार्च से अब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में दुनिया का पहला बांस बैरियर बनाया गया है। इसमें हमें बताना है, स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है यह महाराष्ट्र में है। दूसरा, यह 200 मीटर लंबा है। तीसरा, इसे कूच कवच भी कह रहे हैं। ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, 1, 2, 3 या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। अब देखिए ये बांस बैरियर है क्या एक्चुअल में। तो ये जो फ़ोटो में दिख रहा है इमेज में, ये ऐसा, ये है बांस बैरियर, ठीक है। अब ये एक्चुअली बनाया क्यों गया है, इसका यूज़ क्या है? तो देखिए ये यहाँ पे रोड हो गई आवागमन के लिए। मान लीजिए इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस साइड कोई सपोर्ट है नहीं, तो उसे और चोट लग सकती है अगर वो और इधर गिरेगा तो, अगर उसका एक्सीडेंट होगा तो ये एक्चुअल में बनाया जा सकता है, स्टील का भी बनाया जा सकता है, लेकिन वही इसमें खासियत है, इसलिए इसे दुनिया का पहला बांस बैरियर कहा जा रहा है या फिर बांस क्रैश बैरियर भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके डिटेल में देखते हैं समझ में आएगा। हाल ही में महाराष्ट्र में दुनिया का पहला बांस बैरियर बनाया गया है। यह नागपुर की वाणी वरोरा रोड पर स्थित है, नेशनल हाईवे 960 में 1960 में। यह क्रैश बैरियर 200 मीटर लंबा है। यह बनाने की योजना केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सुझाई गई। इसे कूच कवच के नाम से भी कहा जा रहा है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गणेश वर्मा ऑफ भव्य सृष्टि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। ये छत्तीसगढ़ की एक फर्म है। अब इसके हेड कौन बने थे, मतलब किनके मार्गदर्शन में ये बांस बैरियर निर्मित किया गया है? तो वो हैं सुनील जोशी। सुनील जोशी जो हैं वो नागपुर के हैं, इनके मार्गदर्शन में बांस बैरियर निर्माण किया गया है। तो बांस बैरियर वही है, स्टील का बना सकते थे, लेकिन नितिन गडकरी साहब ने भी अपनी तरफ से सुझाव दिया कि इसे बांस का बनाना चाहिए। एक तो रीज़न ये भी हो जाता है कि स्टील को रिसाइकल अगर हम लोग करें, मतलब फिर से उसका कुछ अगर हम लोग यूज़ करना चाहें, क्योंकि उसमें जंग भी लग जाता है, वो सब हो जाता है, तो उसके बाद वो 20 से 30% ही रिसाइकल होता है। लेकिन बांस जो है ये लगभग 60 से 70% तक रिसाइकल हो जाता है अगर इसको रिसाइकल करना चाहें तो ये इको फ्रेंडली भी है। और जब इसकी टेस्टिंग भी की गई है तो उससे भी ये बहुत ही मज़बूत साबित हुआ है। स्टील से किसी भी मामले में ये कम नहीं है। बांस का ये जो है बांस बैरियर पूरी तरीके से मज़बूत है, तो इसलिए इसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हम लोगों को। दुनिया का पहला बांस बैरियर है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, हम लोग को याद रखना है। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। यहाँ से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? तो कृष्णा नदी का और गोदावरी नदी का। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। हालांकि दोनों का उद्गम महाराष्ट्र से ही है। अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की महाराष्ट्र में, तो ताडोबा, चांदोली, पेंच और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं महाराष्ट्र में। अगर यहाँ पे बात करें ज्योतिर्लिंग की, तो इंडिया में, भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से सर्वाधिक मतलब कि 3 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो अकेले महाराष्ट्र में ही
एक है भीमाशंकर, एक है त्र्यंबकेश्वर, एक है घृष्णेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को कितने राज्यों में लागू किया गया है? ऑप्शन है 28, 30, 33, 31। इसका आंसर है 31। ILO यूनिसेफ के द्वारा जारी रिपोर्ट में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के भारत के 31 राज्यों में लागू की गई है। सामाजिक सुरक्षा पर संयुक्त रिपोर्ट, अब ये लंबे से रिपोर्ट लिखा है उसका नाम, मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हम लोग को याद नहीं रखना है, ये ऐसे ही आइडिया के लिए मैंने लिख दिया था। इस स्कीम से अनाथ और अर्ध अनाथ बच्चे लाभान्वित हुए हैं। ये स्कीम काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, अब जाके ये 31 राज्य में लागू हो गई है। पीएम केयर्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। अब बात की जाए अगर ILO की, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अगर बात की जाए यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं, कौन चुने गए हैं, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शंस हैं जोको विडोडो, वो वैन थुआंग, हलीमा याकूब, बोंग मार्कोस। तो इसका आंसर है वो वैन थुआंग, ये हैं वो वैन थुआंग। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, जोको विडोडो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, हलीमा याकूब ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, और बोंग मार्कोस ये फ़िलीपींस के राष्ट्रपति हैं। हालांकि इतना हमें याद नहीं करना है कि फ़िलीपींस के कौन हैं, सिंगापुर के कौन हैं। मैंने ऑप्शंस में इसीलिए लिखा क्योंकि ये सभी आसियान कंट्रीज़ ही हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन को थोड़ा मिलता जुलता रख दिया था। वैन थुआंग वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यह वियतनाम देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, यंगेस्ट। यह कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। अगर बात की जाए वियतनाम की, तो इसकी राजधानी है हनोई और ये सदस्य है आसियान कंट्री की। आसियान कंट्रीज़ में कुल 10 कंट्रीज़ आती हैं और आसियान कंट्रीज़ का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। ये है वियतनाम, यहाँ पे ये जितनी कंट्रीज़ है आसियान कंट्रीज़ हम लोग को दिख रही है, लाओस है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फ़िलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, बस एक सिंगापुर नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।